हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जीके एंड जीएस के सेक्शन के तहत हम लोग आज प्रैक्टिस पेपर 27 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फो क्यों को, इनतु, सीयू की, सी या सी किया पोनो। तो चीनी जो लेखक हैं वह भारत का नाम जो है इनतु यानी अपनी पुस्तकों में या भारत को इनतु नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इनतु तो कहीं कहीं किताबों में मिल जाता है थियानतु भी, यानी क्या करते हैं, थियान थियान तू यानी थियान तू के नाम से भी भारत का ये लोग क्या करते हैं, चीनी लेखक उल्लेख करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? पोय गई, तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई। तो दक्षिण भारत की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत में जो शिव के थे, यानी जो विष्णु के भक्त थे, यानी विष्णु भगवान विष्णु के भक्त थे, उनको अलवार कहा जाता था, यानी अलवार कहा जाता था। और जो शिव के भक्त थे, यानी जो शिव की पूजा किया करते थे, शिव की पूजा किया करते थे, उन्हें नयार कहा जाता था, नय नार कहा जाता था। अगर अलवारों की बात की जाए तो अलवारों की संख्या कुल कितनी बताई गई है? अलवारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो 12 बताई गई है। यानी जो दक्षिण भारत में अलवारों की संख्या थी वो टोटल कितनी थी? 12 थी। इन 12 में से अगर बात की जाए तो तिरुज्ञान का नाम उल्लेख इस 12 संतों में नहीं मिलता है। तो अलवार संत नहीं था तो कौन नहीं थे? तिरुज्ञान, यानी तिरुज्ञान जो थे एक अलवार संत ना होकर ये कौन संत थे? नयनार संत थे, यानी शिव के भक्त थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में शिक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सरितपुत्र, मोगललान या सुभद्र। तो गौतम बुद्ध ने अंतिम अंतिम उपदेश किस भक्त को दिया था? तो उसका नाम क्या था? सुभद्र था। यानी सुभद्र को गौतम बुद्ध के द्वारा अपना अंतिम उपदेश दिया गया था। एक तरह से कहा जाए, जो गौतम बुद्ध थे उनका अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्र था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि। तो अगर मौर्य काल की अगर बात की जाए तो मौर्य काल में सीता जो थी वह क्या थी? राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी। सीता क्या थी? राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी, जिसका पूरा संग्रह क्या होता था? सीधे केंद्र सरकार, एक तरह से कहा जाए राज्य कोष में क्या किया जाता था? जमा किया जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सिफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थ यात्रियों को के लिए एक अतिथि घिरी। तो फिरोज शाह तुगलक जो था, तुगलक वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने जनता की भलाई के लिए कई सारे कार्य किए थे। उनमें से एक था दारुल सिफा, यानी एक खैराती अस्पताल। ये दारुल सिफा क्या है? एक खैराती अस्पताल था। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा, एक खैराती अस्पताल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो अगर मध्यकालीन शासकों की बात की जाए तो इल्तुतमिश के द्वारा टंका नामक क्या किया गया था? सिक्का जारी किया गया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने चांदी का, यानी
चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का जारी किया था। जीतल, जीतल नामक सिक्का क्या किया था? जारी किया था। तो कौन शासक हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन योजना आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता हस्तांतरण की, देश के विभाजन की या सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की? तो माउंटबेटन योजना जो थी, या माउंटबेटन माउंटबेटन के द्वारा पेश की गई थी, और जिसको ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 3 जून 1947 में भारत के विभाजन के लिए, एक तरह से कहा भारत के सत्ता हस्तांतरण के लिए यह योजना पेश की गई थी 3 जून 1947 को। और इसी योजना को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना। जो आधार किसके लिए बनी? देश के विभाजन का क्या बनी थी? आधार बनी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, यानी देश के विभाजन की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद या जेपी कृपलानी? तो भारत 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली खां, चौधरी खलीकुज्जामान, मोहम्मद अली जिन्ना या फातिमा जिन्ना? तो 1940 में मुस्लिम लीग की जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी, यानी राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? मरुस्थल, पर्वत, महासागर या वन? तो सर्वाधिक जो अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है वह कौन होता है? महासागरों की होती है, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड स्टॉक बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइफ स्टॉक बुक में या उपरोक्त में से किसी में नहीं? तो जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां होती हैं, उन IUCN के द्वारा उन्हें कहाँ सूचीबद्ध किया जाता है? तो रेड डाटा बुक में उन्हें क्या किया जाता है? सूचीबद्ध किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्तर का डेसिबल में अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 30 डेसिबल का, 40 डेसिबल का, 60 डेसिबल का या 80 डेसिबल का? तो ध्वनि खतरनाक होती है जब ध्वनि प्रदूषण कहलाता है जब ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 80 डेसिबल होती है। यानी ध्वनि की जो माप की जाती है वह डेसिबल में की जाती है। किस में की जाती है? डेसिबल में की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? और रक्त, पराबैंगनी, इत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए अवरक्त किरणों का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है? और रक्त को, दृश्य विकिरण को, पराबैंगनी विकिरणों को या सूक्ष्म जैरम विकिरणों को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को क्या किया जाता है? ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। यानी अगर पानी में अशुद्धता हो जाए तो उसे शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समिति ने ओ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश को
सिफारिश को मंजूरी दी थी? तो कौन सी समिति है? के एम पलिक्कर, एच एन कुंजुल, महात्मा गांधी या बलवंत राय मेहता समिति? तो कौन सी समिति हो जाएगी? डी, बलवंत राय मेहता। इसका गठन 1957 में हुआ था, जिसने भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज की क्या की थी? सिफारिश की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है, यानी राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर या मार्ग कर या टोल टैक्स कह सकते हैं। तो इनमें से टोल टैक्स जो होता है या केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाकर या राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, यानी राज्यों की सरकार के द्वारा यह कर लगाया जाता है, सरकारों द्वारा यह कर लगाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग या योजना आयोग? तो इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग एक संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय है। अब इसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने ले ली है। किस आयोग ने ले ली है? तो नीति आयोग ने इसका स्थान ले लिया है, जो एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को या 12 अक्टूबर 2005 को? तो सूचना के अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार को राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी? तो 5 जून 2005 को। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।